आज की ये कहानी दो ऐसे मिशन की कहानी है जिसमें हमारी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पूरा एक मिशन तैयार कर रखा था। जिस मिशन को अंजाम देने के लिए हमारी भारतीय खुफिया एजेंसीज के ऑफिसर पाकिस्तान तक चले जाते हैं। ये मिशन उस वक्त तैयार किया जाता है जिस वक्त अमेरिकी कमांडोज ने एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा था। उस वक्त पूरी दुनिया में एक चर्चा उठी थी और वो चर्चा ये थी कि जिस तरह से अमेरिका ने अपने दुश्मन से दूसरे मुल्क में जाकर बदला लिया, क्या इसी तरीके से बाकी मुल्क के लोग अपने दुश्मन को दूसरे मुल्क में जाकर मौत के घाट नहीं उतार सकते। ये शोर उस वक्त भारत में भी खूब तेजी से उठा था कि क्या दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जाकर नहीं मारा जा सकता। उसी वक्त साल 2011 में इस मिशन को अंजाम में लाया जाता है और इस मिशन का नाम दिया जाता है किल दाऊद इब्राहिम। इससे पहले भी हमारी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कई बार ऐसे मिशन को बनाया था और काफ़ी करीब तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन उसमें कई ऐसे मिशन थे जो सामने नहीं आए, क्योंकि खुफिया एजेंसी का मतलब ही ये होता है कि सारी बातें खुफिया हों। लेकिन इन खुफिया बातों में, इन खुफिया मिशन में जो मिशन लीक हो गया, जो मिशन छन के बाहर आया, उस मिशन में से आज की ये दो मिशन की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी में से दो मिशन, जिसमें एक मिशन साल 2011 में अंजाम में लाया गया और उसके बाद एक दूसरा मिशन जिसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए साल 2011 में हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने एक पूरी टीम तैयार की और उस मिशन को नाम दिया गया किल दाऊद इब्राहिम। और किल दाऊद इब्राहिम मिशन में 9 ऐसे रॉ एजेंट्स को शामिल किया गया जो काफ़ी ताकतवर और काफ़ी ऐसे माने जाते थे जिनके ऊपर रॉ एजेंसीज ने यह भरोसा किया कि बाकी के टीम में से उन्हीं 9 लोगों को चुना गया और इन्हें भारत बुलाया जाता है, क्योंकि इस वक्त तक ये अलग अलग मुल्कों में अपनी सेवा को अंजाम दे रहे थे। जिसके बाद भारत बुलाने के बाद कुछ ट्रेनिंग इन्हें भारत में दी जाती है और भारत के अलावा भी इन्हें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए लगभग 1.5 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। 1.5 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें भारत वापस बुलाया जाता है और उन्हें वो सारी जानकारी मुहैया कराई जाती है जिस जानकारी के जरिए इस मिशन को अंजाम में लाना था। यानी दाऊद इब्राहिम की जो भी बात उस वक्त आम थी, वो सारी बात भी बताई जाती है और कुछ वो बात भी बताई जाती है जो आम लोगों को नहीं पता थी। यानी दाऊद इब्राहिम की एक तस्वीर जिसमें दाऊद इब्राहिम की एक शक्ल दिखाई जाती है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दाढ़ी रखा हुआ था और दाढ़ी उसकी सफ़ेद थी और वो चश्मा लगाया हुआ था और उसकी तस्वीर सिर्फ एक एंगल से नहीं थी, बल्कि अलग अलग एंगल से कई तस्वीर उन 9 एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। उन्हें वो सारी बातें बताई जाती हैं जिसके ज़रिए वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंच सके और इस मिशन को अंजाम में ला सके। इसके लिए सबसे पहले सारी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो अलग अलग मुल्कों के पासपोर्ट के ज़रिए उन्हें पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान भेजने के लिए जिन कंट्रीज़ के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया उसमें नेपाल, सूडान और बांग्लादेश शामिल था। नेपाल, सूडान, बांग्लादेश के पासपोर्ट के ज़रिए उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है और पाकिस्तान भेजने के बाद उन्हें ये पूरा प्लान तय था कि वहाँ पर जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ के एजेंट वहाँ पर जो पहले से मौजूद हैं वो उन्हें हथियार मुहैया कराएंगे और उसके साथ साथ वो लेटेस्ट अपडेट उन्हें देंगे जो भी दाऊद इब्राहिम के बारे में अभी तक खुफिया एजेंसीज़ को नहीं पता है। वो सारी जानकारी उन्हें वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें दी जानी थी। जिस तरीके से हमारी भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के नौजवान वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर सारी प्लानिंग तय की जाती है, एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है। दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है, किस तरीके से वो कहाँ पर जाता है, इन सारी चीज़ों को बारीकी से चेक किया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि वो कराची के क्लिंटन रोड पे उसका एक बंगला है, जिस बंगले में वो रहता है और उसके साथ उसके कुछ पर्सनल गार्ड्स उसके साथ मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की ISI है उसके कुछ कमांडोज, उसके कुछ जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी दाऊद इब्राहिम के साथ शामिल रहते हैं। और जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम रोज़ 4 से 6 बजे के करीब शाम को अपने क्लिंटन रोड से निकलता है और वो क्लिंटन रोड से निकलने के बाद फिर वो 5 किलोमीटर की दूरी पर एक डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वहाँ की मेस में जाता है और वहाँ पर कुछ वक्त गुजारता है। उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है। उस मेस में पाकिस्तानी आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर होते वो मौजूद होते। वहाँ दाऊद इब्राहिम जाता और उनसे कुछ चर्चा करता है और चर्चा करने के बाद फिर वो वापस चला जाता है। रोज़ाना उसका ये काम था, लेकिन जुमा के दिन यानी फ्राइडे के दिन वो नागा करता और फ्राइडे के दिन वो उस मेस में नहीं जाया करता है। ये सारी जानकारी उनको मिल चुकी थी, जिसके बाद और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो हमारे एजेंट्स थे
उन्होंने दाऊद इब्राहिम की एंटी गैंग से संपर्क किया और उनसे वो सारी जानकारी लेना चाहा जो दाऊद इब्राहिम के बारे में अभी तक एजेंट्स को नहीं पता थी। इसमें होता यह है कि दाऊद इब्राहिम के एंटी गैंग के बारे में इस तरह से पता चलता है कि ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी थी जिसमें यह दिखाया गया था कि दाऊद इब्राहिम की एंटी गैंग से मुठभेड़ हुई और उसमें गोलियां फायर हुई। जिस तरीके की न्यूज़ के कारण ये पता चलता है कि उसकी एंटी गैंग पाकिस्तान में मौजूद है और उनसे कांटेक्ट किया जाता है और जिसके बाद कई ऐसी जानकारी मिलती रॉ एजेंट्स को। लेकिन ये सारी जानकारी रॉ एजेंट्स बनकर नहीं ली जा रही थी बल्कि एक तीसरी गैंग बनकर ली जा रही थी ताकि किसी को भी इसके बारे में कोई भी शक ना हो सके। अब आगे सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये पता चलता है कि इसे किस जगह पर मारा जाएगा। उसकी तैयारी कुछ इस तरीके से की गई थी कि जो क्लिंटन रोड से दाऊद इब्राहिम अपने घर से जब निकलता है 5 किलोमीटर का जो वो सफ़र तय करता है उसी के बीच एक दरगाह है, शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह, और इसी दरगाह के करीब इसको मारना सबसे सही होगा। यह तय कर लिया गया कि जब भी क्लिंटन रोड से गाड़ी निकलेगी और उसके बाद जब वो गाड़ी इस दरगाह के करीब पहुंचेगी तो दाऊद इब्राहिम के ऊपर जो रॉ के एजेंट्स हैं वो शूट करेंगे और उसे मौत के घाट उतारेंगे। इस जगह को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये मिशन एक ऐसा मिशन था जिसमें किसी को पकड़े जाने की संभावना नहीं होनी चाहिए थी, यानी कोई भी व्यक्ति पकड़ा ना जाए और गोली फायर करे, यानी दाऊद इब्राहिम को मारे और मारने के बाद फिर वो वहाँ से फ़ौरन फरार हो जाए, किसी के हाथ ना लग सके। और ये जो दरगाह थी शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह, इसलिए यहाँ पर चुना गया था क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जहाँ से भागना रॉ एजेंट्स के लिए काफ़ी आसान था और ये यहाँ से काफ़ी आसानी से भाग सकते थे। इसलिए शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह को चुना गया कि जब भी दाऊद इब्राहिम की गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी तो रॉ एजेंट्स के जो शूटर होंगे वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर फायर करेंगे। तारीख तय की गई थी 13 सितंबर 2013 की। 13 सितंबर 2013 को यह तय पाया गया कि जब दाऊद इब्राहिम अपने बंगले से निकलेगा और निकलने के बाद जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसी वक्त इसके ऊपर गोली फायर की जाएगी। और होता भी यही है। दाऊद इब्राहिम अपने घर से अपनी मर्सिडीज एस क्लास की कार से निकलता है और वो क्लिंटन रोड पर निकल जाता है, जिसके साथ ही उसके आगे एक गाड़ी हैमर जिसके ऊपर आईएसआई के गार्ड्स और उसके कुछ पर्सनल गार्ड, और उसके पीछे यानी दाऊद इब्राहिम की जो मर्सिडीज थी वो बीच में थी, उसके पीछे भी एक हैमर कार थी जिसपे भी उसके गार्ड्स मौजूद थे। ये वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद अभी ये बीच रास्ते ही में पहुँचे थे, तभी अचानक जो इस टीम को लीड कर रहा था रॉ एजेंसीज की जो टीम थी, यानी 9 जो कमांडोज थे, उनमें जो सीनियर था उसे एक कॉल आती है और कॉल आने के बाद सामने से एक आवाज़ आती है कि मिशन कैंसिल कर दो। मिशन कैंसिल करने के लिए जब ये आदेश आया तो उस ऑफिसर ने अपने जो बाकी के ऑफिसर थे उन्हें यह आदेश दिया कि मिशन कैंसिल हो चुका है, जिसके बाद इस मिशन को तर्क करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और वहाँ से ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके पीछे की जो वजह सामने आई कि आखिर ये कॉल किसका था, लगभग 2 साल तक इसके बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन आखिर में जो बात छनकर सामने आई वो ये थी कि जिस वक्त ये सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी उसी वक्त हमारी कुछ खुफिया एजेंसीज के कुछ व्यक्ति या फिर जो वहाँ पर एजेंट्स मौजूद थे उनके ज़रिए ये खबर लीक की जा चुकी थी। यानी दाऊद इब्राहिम को पहले से पता चल चुका था कि कुछ एजेंट्स उन्हें पाकिस्तान में मारने के लिए आए और वो इस तरीके से उन्हें मारेंगे। ये सारी जानकारी दाऊद इब्राहिम तक पहुँच चुकी थी, जिसके बाद सीनियर ऑफिसर्स यानी खुफिया एजेंसी के जो ऑफिसर थे उनकी कॉल उस ऑफिसर के पास जाती है और इस मिशन को कैंसिल करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद इस मिशन को अंजाम में नहीं लाया जाता है और दाऊद इब्राहिम उस दिन वहाँ से बचकर निकल जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम पहले से पूरे प्लान को तय करके आया हो और उस वक्त वहाँ पर वो उन्हें पकड़ सकते थे, जिसके बाद भारत की काफ़ी बदनामी हो सकती थी कि भारत ने अपने खुफिया एजेंट्स को पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए भेजा है। इस वजह से इस मिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आती है कि जो आजकल पॉडकास्ट चल रही उसमें एक लकी बिस्ट करके एक पुराना रॉ एजेंट है जिसने एक स्टोरी सुनाई थी। उस स्टोरी में भी कुछ इसी तरीके की बात कही जा रही थी कि कुछ रॉ एजेंट्स जो कि एक मिशन के लिए किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो उस मिशन को अंजाम देने के लिए तो जाते हैं, लेकिन हमारे ही कुछ खुफिया एजेंट्स के ज़रिए इस बात को कुछ पैसों के लिए लीक कर दी जाती है, जिसके बाद हमारे वो एजेंट्स मारे जाते हैं और उनके मारे जाने के बाद फिर हमारे दूसरी कुछ टीम जिसमें लकी बिस्ट भी शामिल थे वो उस मुल्क में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उस खुफिया एजेंट को जिसने गद्दारी की थी उसकी गद्दारी की सज़ा उसे उसकी मौत के बदले में दी जाती है। ये कहानी भी अगर कुछ देखा जाए तो इससे मिलती जुलती है और इसमें कोई शक नहीं है
कि हो सकता है ये उसी मुल्क की कहानी और उसी घटना साल 2011 की ही ये कहानी, जिसके चलते किल दाऊद इब्राहिम का मिशन जो था वो फ्लॉप हो जाता है। दाऊद इब्राहिम को खुफिया एजेंसी मार नहीं पाती, लेकिन इससे पहले भी हमारी खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पूरा प्लान बना रखा था। ये साल था साल 2005। 29 मई साल 2005 को एक खबर आती है कि दाऊद इब्राहिम की बेटी रखना शेख की शादी उस वक्त के मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे फरीद मियांदाद के साथ हो रही है। ये खबर जैसे ही पब्लिक में आती है तो इंडिया काफ़ी एक्साइटेड होता है इस बात से कि जब भी ये शादी होगी तो इसकी तस्वीर सबके सामने आएगी और हम ये साबित कर सकेंगे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि ये एक खुला सीक्रेट था। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानता ही नहीं था, जिसकी वजह से अब भारत काफ़ी शिद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन आगे जाकर खबर ये मिलती है कि दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी पाकिस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरब के शहर मक्का में होनी है, और सऊदी अरब के शहर मक्का में इन दोनों की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद अब इनका वलीमा होना था। वलीमा दाऊद इब्राहिम और जावेद मियांदाद ये चाहते थे कि वलीमा पाकिस्तान में हो, इनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि वलीमा पाकिस्तान में किया जाए। लेकिन वलीमा अगर पाकिस्तान में होता तो जो पाकिस्तान इस बात को छिपा रहा है कि दाऊद इब्राहिम उनके मुल्क में छिपा हुआ है, ये बात लीक हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके पास प्रूफ पहुंच जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने इस बात से इनकार कर दिया कि इसका वलीमा पाकिस्तान में नहीं होगा, जिसके चलते ये काफ़ी निराश भी होते हैं। लेकिन अब इनके पास दूसरा ऑप्शन था कि अब दूसरे किसी मुल्क में अपने बेटे का वलीमा करें, जिसके चलते उनकी नज़र में एक कंट्री आती है और वो कंट्री होती है दुबई। दुबई में यह तय किया जाता है कि जो ग्रैंड हयात होटल है, जिसमें दाऊद इब्राहिम की बेटी और जावेद मियांदाद का बेटा फरीद मियांदाद का वलीमा होगा, और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। अब हमारी खुफिया एजेंसियों को ये पता चल चुका था कि ये एक मौका है जहाँ पर दाऊद इब्राहिम मौजूद होगा, और ये एक खुली बात थी, जिसके चलते हमारी भारत की खुफिया एजेंसियों ने यह प्लान बनाया कि अब दाऊद इब्राहिम को इसी वलीमे की सेरेमनी में मौत के घाट उतारना है। उन्होंने उस वक्त के जो आईबी से रिटायर हुए ऑफिसर थे अजीत डोभाल, उनसे कांटेक्ट किया। ये लगभग 5 महीने पहले आईबी से रिटायरमेंट ले चुके थे, जिसके बाद इनसे कांटेक्ट किया जाता है और इन्हें दाऊद इब्राहिम के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी अजीत डोभाल ने दाऊद इब्राहिम के बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा कर रखी थी, जिसके चलते खुफिया एजेंसियों को लगता है कि अगर अजीत डोभाल इस मिशन को अंजाम देंगे तो इस मिशन में कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी के चलते अजीत डोभाल से इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अजीत डोभाल ने इस मिशन को अंजाम देने के लिए फैसला लिया, लेकिन इसमें कोई भी खुफिया एजेंसीज के ऑफिसर को शामिल करना नहीं था, बल्कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए किसी और लोगों को शामिल करना था, किसी और गैंग के मेंबर को, जिसके चलते अजीत डोभाल ने छोटा राजन से संपर्क किया और छोटा राजन से दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए 2 शूटर मांगे, जिसके चलते दाऊद इब्राहिम के एंटी में जो छोटा राजन था उसने अपने काफ़ी ट्रेन शार्प शूटर को अजीत डोभाल के जिम्मे किया, जो कि खुद भारत के लिए वांटेड थे, यानी भारत को उनकी तलाश थी और वो किसी दूसरे मुल्क में थे, जिसके चलते अजीत डोभाल के ज़रिए उन दोनों शूटर्स को भारत लेकर आया जाता है, जिसमें एक का नाम विक्की मल्होत्रा होता है और दूसरे का नाम राणा फरीद शाह होता है। इन दोनों को भारत लाया जाता है और भारत लाने के बाद इनको उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ग्रैंड हयात होटल के बारे में सारी जो तस्वीरें थी पहले की, वो सारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं और एक एक चीज़ किस तरीके से मारना है, किस तरीके से वो एंट्री करेगा, कब क्या करना है, ये सारी चीज़ अजीत डोभाल ने अपनी जो भी टीम थी उसके ज़रिए इन दोनों शूटर्स को पहले से बता रखी थी। जिसके बाद ये प्लान तय किया गया था कि 23 जुलाई को दाऊद इब्राहिम को मारना है। 23 जुलाई की तारीख रख दी गई थी, जिसके चलते इनको दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद पासपोर्ट उनका बनवाया जाता है और पासपोर्ट के ज़रिए अब इन्हें दुबई भेजना था। लेकिन पासपोर्ट बनवाने के बाद जब आखिरी जो ब्रीफ देना था अजीत डोभाल जी को, वो जब एक 5 स्टार दिल्ली के होटल में बैठ के उन शूटर्स को सारी जानकारी दे रहे थे, आखिरी जानकारी, इसी बीच अचानक उस रूम की बेल को बजाया जाता है, यानी उस दरवाजे को नॉक किया जाता है। और नॉक करने के बाद जैसे ही अजीत डोभाल उस दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने मुंबई कमिश्नर, यानी मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर होते हैं, वो अपनी टीम के साथ मौजूद है और वो इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए आए। अजीत डोभाल उस वक्त आईबी से रिटायर हो चुके थे और ये ऑफिसर जिनका नाम धनंजय होता है, धनंजय कमिश्नर जो उस वक्त वहाँ पर थे, वो अजीत डोभाल को तो पहचानते थे क्योंकि वो आईबी के डायरेक्टर रह चुके थे।
लेकिन वो दो शूटर जिनको वो गिरफ्तार करने के लिए आए थे, उन्होंने अजीत डोभाल से कहा कि हमें ये टिप मिली थी कि इस तरीके के जो 2 वांटेड क्रिमिनल वो भारत आ चुके हैं और हम लोग इनकी पूरी निगरानी कर रहे थे, जिसके चलते हमारे ऑफिसर्स ये आदेश दिए कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अजीत डोभाल वो सारी बातें उन्हें बताते, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये मिशन एक खुफिया मिशन था, इसके बारे में चंद लोगों को ही पता था, जिसके चलते वो उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते और वो कमिश्नर जो धनंजय थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो उन दोनों क्रिमिनल्स को यानी विक्की मल्होत्रा और राणा फरीद शाह को गिरफ्तार करके वो मुंबई लेकर जाएंगे। वो उन्हें गिरफ्तार करके मुंबई लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद जब तक अजीत डोभाल अपनी एजेंसी के लोगों से बात करते, अपने ऊपर के लोगों से बात करते, तब तक ये मामला मुंबई के न्यूज़ चैनल में भी चल चुका था कि ये 2 क्रिमिनल गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसमें बाद में ये बात सामने आई थी कि ये बात भी दाऊद इब्राहिम तक लीक हो चुकी थी और मुंबई पुलिस के ही कुछ ऑफिसर्स थे जो दाऊद इब्राहिम के भत्ते पर पला करते थे, जो कि बात कोई सीक्रेट नहीं, ये जग जाहिर बात है कि कुछ पुलिस वाले उस वक्त भी दाऊद इब्राहिम के भत्ते पर जिया करते थे। उन्हीं के चलते ये खबर लीक भी की गई थी, जिसके बाद ये सारी जानकारी मिली और उसके बाद फिर इन दोनों क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके चलते ये भी मिशन उस वक्त फेल हो जाता है। जिसके बाद साल 2011 में भी इस मिशन को अंजाम दिया जाता है, ये भी फेल हो जाता है। इस बीच में भी कई ऐसे मिशन को अंजाम दिया जाता है जिसमें दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए या ये कह लीजिए कि मारने के लिए पूरा प्लान तय किया जाता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम को नहीं मारा जा सका। अब बात ये थी कि दाऊद इब्राहिम को मारना ही मकसद क्यों था, उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता था। ये बात भी सही है, लेकिन कई ऐसे एंगल्स भी आते हैं इसमें कि दाऊद इब्राहिम को मेन प्रायोरिटी जो होती है वो मारने की होती है। उसकी वजह होती है कि अगर दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार हो जाएगा और उसे भारत लेकर आया जाएगा, तो वो कई ऐसी जानकारी भी उगल सकता है जिसमें कई ऐसे पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी जानकारी लीक हो सकती है और उनका भंडा फूट सकता है, जिसके बाद वो भी कई ऐसे मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं, उनकी नैया डूब सकती है। जिस वजह से जो गिरफ्तार करने का मामला है वो कम देखा जाता है, उसे मारने का मामला ज़्यादा देखा जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।